तो फ्रेंड्स आज हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका 27 नवंबर के पेपर को, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और ये होगा मेरा आज का 43 नंबर सेट। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर आपका 42 सेट तक आपका ऑलरेडी खत्म कर दिया। तो जिनको नहीं पता या फिर जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, एक बार आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा जितना भी अभी तक मैंने आपको प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व कराया, ठीक है। तो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वाला जो शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका एक स्पेशल शिफ्ट है। अब स्पेशल शिफ्ट मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ शिफ्ट आपके ऐसे होते हैं जहां पर आपको पेपर का पैटर्न ही समझ नहीं आएगा कि कहां से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो अगर मैं इसी वाले शिफ्ट की बात करूं तो इस वाले शिफ्ट में आपका टोटल 7 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर से पूछ लिए गए थे, ठीक है। टाइम एंड वर्क बोलो या फिर पाइप एंड क्वेश्चन बोलो, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो एक ही चैप्टर से आपके टोटल 7 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए थे मैथ में। तो ये होते हैं कुछ कुछ आपके स्पेशल शिफ्ट जहां पर आपको पेपर का पैटर्न ही समझ नहीं आएगा कि कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोगों को पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, बाद में आपका लक पर डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट में कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप पेपर दोगे। इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन फिलहाल आपके सामने है और इस शिफ्ट में टोटल 27 से 28 क्वेश्चन भी प्लस पूछा गया था। चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान निम्न में से किसके बराबर है, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन आपका पहले ही कुछ क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखो। कॉट स्क्वायर ए है और बीच में क्या है, माइनस है, कॉस स्क्वायर ए है। बताओ, हम लोग जानते हैं कॉट स्क्वायर होता है क्या, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए होता है ना। और यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए एज इट इज हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेंगे यानी आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ऊपर में कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉमन ले सकता हूँ यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ए, कॉस स्क्वायर ए होता है। और कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट होता है। यानी आपको पता चल गया, यानी ये दोनों क्या होगा, प्रोडक्ट में ही हो जाएगा घुमा फिरा के। ये चीज़ आपको देख के पता चल जाना चाहिए था, करने का जरूरत था ही नहीं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। तो ये चीज़ मैं केवल आपको करके दिखा रहा हूँ, करने का आपको जरूरत नहीं है। या तो फिर आप वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते थे, वैल्यू पुटिंग से आप जो भी वैल्यू आप पुट करना चाहो पुट करके देख लेना, फिर बाद में ऑप्शन में भी मिला लेना। अब वैसा ही वैल्यू पुट करना जिससे आपका क्वेश्चन आसान रहे, वैसा नहीं कि आप वैल्यू कुछ भी पुट करके आप बना रहे हो, ठीक है। और वैलिड वैल्यू पुट करना, जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ कॉट है यहाँ पास, तो कॉट का 45 में मान क्या होता है, 1 होता है, जो मेरा सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉट 45 मतलब 1, 1 मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 45, 1/√2 यानी 1/2। सॉल्व करोगे 1/2 आएगा, यानी आप वैल्यू पुट कर लो ऑप्शन में, जिसमें भी आपका 1/2 आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे ही कट गया, ये भी ऐसे ही कट गया देखते साथ। कॉस स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए का तो 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर आपका ए क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। यानी आंसर आपका मिल गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यानी ये आपका माइनस में आ रहा, समझ आया। तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब देखो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो कई लोग देखेंगे तो छोड़ ही देंगे, मुझे पता है, क्योंकि पेपर में जब आपका पेपर में जब बैठते हो तो प्रेशर अलग से होता है, फिर ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद और दिमाग इधर से उधर हो जाता है। मगर यकीन कीजिए ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल आपको चीज़ें समझना है। और क्वेश्चन भी आपको पूरा पढ़ने का कौन बोलता है आपको, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस इतना करो कि आपको क्वेश्चन पढ़ते साथ समझ आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पर फिलहाल, ठीक है, या फिर मैं इसको यहाँ पढ़ लेता हूँ, यहाँ सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं रखा हूँ ताकि सभी लोग पढ़ेंगे। यहाँ पास बोला है कि 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को भरने में 12 घंटे 36 घंटे का समय लेता है, जबकि एक पाइप सी जो एक आउटलेट पाइप है इस टंकी को खाली करने में 6 घंटे का समय लेता है। जब टंकी भरी होती है तब पाइप सी 1 घंटे के लिए खोला जाता है और बाद में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद पाइप 1 घंटे के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है, और इसके बाद पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है और खोला जाता है। टंकी खाली होने तक यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। पूरी भरी टंकी को खाली करने में कितने घंटे का समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका अल्टरनेट का हो गया। जैसे कि आपको पता है कोई भी टंकी है, अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल आपको पढ़ लिए एक बार समझ आ गया। कोई टंकी है जिसमें आपको बता दिया 3 पाइप है, 3 पाइप में 2 पाइप आपका भर रहा है,
ए पाइप आपका 12 भर रहा है, बी पाइप आपका 36 घंटा पूरा भर दे रहा है खाली टंकी को, और जो सी पाइप है वो खाली कर रहा है, जिसका क्षमता दे रखा है 6 घंटा में खाली कर देगा कोई भरी हुई टंकी को। तो टोटल क्या हो जाएगा 36 में मान लेता हूँ, 36 आपका टोटल कैपेसिटी हो गया, जिसका मतलब ये 3 भरेगा, ये आपका 1 भरेगा और ये आपका -6 खाली करेगा। अब क्वेश्चन में पहले क्या बोला था कि टंकी पहले से भरा हुआ है, और मैं बता रहा हूं देखो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है और कुछ भी नहीं है। कई लोग इस टाइप का क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, तो गलती आपकी कहां होती है ये आप समझ लो। अभी आपको पता है कि टंकी पहले से भरा हुआ है और आप क्षमता भी देख सकते हो, ए पाइप 3 भर रहा, बी पाइप आपका 1 भर रहा, और ये जो सी पाइप है ये 6-6 करके खाली कर रहा है, तो इसका मतलब टंकी हर हाल में खाली होगा। तो पहले से बोला है क्वेश्चन में कि टंकी आपका भरा हुआ है, पहले कौन आपका काम करेगा मुझे बताओ, पहले कौन काम करेगा? तो ये तो खुद का कॉमन सेंस भी बोलता है आपका कि पहले तो सी पाइप ही काम करेगा, क्योंकि टंकी पहले से भरा, अगर ए पाइप आएगा तो पानी तो भर के ओवरफ्लो हो जाएगा ना, यानी आपका कॉमन सेंस है पहले सी ही काम करेगा। तो पहले आपका सी आके खाली कर दिया 6, फिर उसके बाद आपका बंद करके ए को चालू किया गया, वो आपका 3 आपका भर दिया, फिर उसके बाद आपका बी भर दिया 1। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब जो 3 घंटा में जो आपका प्रोसेस हुआ है, क्योंकि 1-1 घंटा करके ये तीनों पाइप काम किया है, तो 3 घंटा में आपका ओवरऑल आपका भरी हुई टंकी से फर्क क्या पड़ा है, यानी ये 6 खाली कर दिया और ये 3 भर रहा और ये 1 भर रहा, यानी मैं कह सकता हूं दोनों मिला के 4 भरा है और ये 6 खाली किया है। तो इसका मतलब आपका टोटल ओवरऑल आपका टंकी में से 2 लीटर पानी या फिर 2 यूनिट पानी खत्म हुआ है। क्लियर? यहां तक आपको केवल समझना था और कुछ नहीं समझना था, यानी आपको पता चल गया जो टंकी में आपका जो 36 यूनिट पानी है जिसको हम लोगों ने माना है, और ये आपका 3 घंटा में ये 2 यूनिट केवल पानी खत्म हो रहा है, और इसी प्रोसेस में आपका हर 1-1 घंटा में तीनों पाइप खोला जा रहा है। तो मैं इसको हटाता हूं फिलहाल, केवल इतना ही समझना था। और याद रखिए इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमेशा याद रखिएगा जब टंकी खत्म मतलब जो खाली होने की बात हो रही है, तो यहां पास हमेशा आखिरी जो पाइप होगा वो सी ही काम करेगा, यानी आपका जो आखिरी में जो टंकी खाली होगा वो सी पाइप के द्वारा ही खाली होगा। ये खुद से भी आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि अगर ये लास्ट में जो भी काम करेगा तो वो कौन करेगा, तो केवल सी और सी ही पाइप काम करेगा, क्योंकि यही खाली कर रहा है। तो टंकी में कभी भी आपका ए ना तो बी, ये दोनों पाइप कभी भी खाली करते हुए आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पानी खाली करने की बात हो रहा है, तो सी ही पाइप आपका लास्ट में आपका खाली करेगा। तो यहां से आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि देखो ये 6 आपका खाली कर रहा है, तो मैं पहले से क्या कर रहा हूं 6 को खत्म कर देता हूं, यानी 36 ना मान के मैं मान ले रहा हूं कि 30 अब आपका खाली करना है अब आपको। तो ये 6 को मैं हटा देता हूं, तो 30 खाली करना है। और अभी मैंने आपको बताया है कि आपका 3 घंटा में केवल 2 लीटर पानी आपका खाली हो रहा है। तो आप पहले 30 लीटर पानी खाली करके देख लो कितना घंटा लगेगा। तो 3 घंटा में 2 लीटर पानी खाली हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 15 से गुना कर दूं तो यहाँ भी मुझे 15 से गुना करना पड़ेगा, यानी मुझे पता चल गया कि 30 लीटर पानी खाली होने में 45 घंटा का समय लगता है। क्लियर? 45 घंटा में 30 लीटर पानी खत्म हो गया। अब फिर कौन सा आएगा पाइप? अब आपका जाहिर सी बात है जो पाइप शुरू किया था वही पाइप फिर से आएगा, यानी अब आपका फिर से जो 46वां घंटा होगा वो कौन आएगा? सी पाइप आएगा। और आपका पानी कितना बचा है? केवल 6 ही लीटर खाली करना है, और ये 6-6 करके खाली करेगा। इसका मतलब आखिरी जो घंटा होगा वो सी पाइप खाली करेगा, जो 36 हो जाएगा, यानी 30 और 6 36, यानी टोटल कितना घंटा लगेगा? 45 + 1 आपका 46। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आया होगा। अब कई लोग पता गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं। कई लोग क्या करते हैं, ये जो मैंने आपको 6 जो आपको पहले से हटाना जो बताया वो उसको हटाते नहीं है, और वो क्या करते हैं, मैं इसको इधर से हटाता हूं, यहीं पर गलती हो जाता है, जिसके कारण से आपका आंसर भी गलत आ जाता है और ऑप्शन आपको दिख भी जाएगा वहां से। यहां पर देखो वो क्या करते हैं, उनको पता चल गया, यहां तक सब कुछ सही करते हैं कि आपका ये आपका 3 घंटा में 2 लीटर पानी खाली हो रहा है। अब वो क्या करते हैं, डायरेक्ट 36 बनाना है तो 36 में यहां पर 12 से गुना कर देते हैं, और यहां भी आपका 12 से इसको 36 बनाना ना, इसको 36 बनाना, यानी 18 यहां से गुना करेंगे, 18 2 36 हो गया, और यहां भी 18 से गुना कर लेते हैं, यानी 18 × 54 घंटा में उनको लगता है कि 54 घंटा में आपका 36 लीटर पानी खाली हो रहा है, उनको ये लगता है, और आंसर भी मार देते हैं 54, जिसका कारण से गलत हो जाता है। मगर याद रखिएगा जब आपका ये 54 जो घंटा आता है ना, तो इसमें आपका क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट में कि आपका लास्ट में टंकी खाली होता है भरता है, खाली होता है भरता है, खाली होता है भरता है, ये दोबारा भर भर के खाली हो रहा है, तो ऐसे हो जाता है इसके बीच में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि सी पाइप ही को ही खाली करना है लास्ट में, और वो आपका 6 आप पहले लेस करके फिर क्वेश्चन को डील कीजिएगा, फिर आप देखिएगा आराम से आप कर सकते हो। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो ये आपका होता है आपके पाइप एंड किस्टन से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी ले आप लोग। पहला यहाँ पर भी आपका वही है, आपका टाइम एंड वर्क यानी पाइप एंड क्वेश्चन से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोला जाए तो टंकी का 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन में तो एकदम समय नहीं लगना चाहिए, ओरली सॉल्व करो। 10 15 30, 30 मतलब ये आपका 3 भरेगा और ये आपका 2 खाली करेगा। क्वेश्चन में बोला है कि टंकी का 2/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो 30 का 2/3 कितना हो गया? 20। 20 मतलब दोनों मिलके काम करेंगे यानी 3 और 2, यानी ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, तो मतलब ओवरऑल आपका क्या होगा? एक ही आपका एक क्या होगा वो भर पाएगा, यानी 20 यूनिट को भरने में 20 घंटे लगेंगे, यानी करेक्ट आंसर थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जलील। अब यहां पर क्या बोला है? आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस सिलेंडर को पिघलाकर ठोस गोले में परिवर्तित किया गया। इस गोले का त्रिज्या बताओ क्या होगा? तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर आप मेल्ट करते हो यानी पिघलाते हो और किसी भी चीज़ में आप उसको बनाते हो यानी किसी चीज़ में उसको आकार देते हो, तो वॉल्यूम में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर भी अगर बात करें, सिलेंडर को पिघलाकर आपका गोला बनाया गया तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ आपका सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाता है? πr² h हो जाएगा और गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 πr³ हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, रेडियस कितना दे रखा? 12, यानी 12 गुना 12 गुना 8 इक्वल टू 4/3 इंटू r³। तो 4 से काट लेते हैं 2 बार में, यानी मैं कह सकता हूँ 12 गुना 12 गुना 3 2 6 इक्वल टू r³। आपसे त्रिज्या का वैल्यू पूछा, ठीक है, मतलब त्रिज्या पूछ रहा है, रेडियस का वैल्यू पूछ रहा है, यानी r का वैल्यू चाहिए। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर होगा क्या, और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि देखो ऐसे ऐसे जगह पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर देखोगे ये 12 गुना 12 कितना होता है? 144। 144 गुना 6 कितना होता है? तो 600 और 264 यानी 864। 864 ना तो आपका कोई परफेक्ट क्यूब है और ना तो आपका कोई परफेक्ट स्क्वायर है, फिर भी आपको आर का वैल्यू बताना है। तो नॉर्मल से ध्यान से देखो, ये 12 का मतलब क्या होता है? 6 गुना 2। ये 12 का मतलब क्या होता है? 6 गुना 2, यानी मैं कह सकता हूँ 6 के पावर में 3 इंटू और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 2 4 इक्वल टू r³ हो जाएगा। अब बताओ, अब समझ आया मैं क्या करने वाला हूँ? नॉर्मल आपको आर का वैल्यू पूछ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ? बेसिक से पूरा बता रहा हूँ। आर का वैल्यू पूछ रहा है तो आप क्या करो? सभी का पावर में आर से आप डिवाइड कर दो, यानी 3 से डिवाइड कर दो, यानी 3 से ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी 3 से खत्म, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका? 6 इंटू 4 के पावर में 1/3। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हटाता हूँ, यानी आर का वैल्यू आ गया आपका 6 इंटू आर के पावर में 1/3। अब आप जानते हो 1/3 मतलब क्या होगा? ये क्यूबिक में बस चला जाएगा, तो ये तो बस आपको डायरेक्ट से पता चलना चाहिए था। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप जानते हो नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो देखो इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब स्क्वायर होता है। अगर ये जब तक कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब स्क्वायर, अगर यहाँ पर ये लग गया तो मतलब क्या हो गया? क्यूबिक हो गया। अगर यहाँ पर ये आपका 4 लग गया तो फिर 1/4 हो गया। अगर यहाँ पर 5 लग गया तो ये आपका 1/5 हो गया। बात समझ रहे हो? अगर मैं दे देता हूँ कि अंडर रूट में ये 32 है और ये 5 है, तो आप कैसे करोगे? तो आपको पता है 32 का मतलब होता है क्या? 2 के पावर में 5 होता है, और ये रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/5, तो ये 1/5 और तब जाके कट के ये आपका बाहर निकल जाएगा 2। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। नेहा ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 4800 रुपये में खरीदा और इसे रिपेयर करवाने में 20% खर्च किया। 1440 का लाभ पाने के लिए लागत मूल्य में कितना की वृद्धि की जानी चाहिए? ठीक है, यानी आपका जो सीपी है वो 4800 था, फिर उसमें खर्च किए 20%, यानी मैं कह सकता हूँ 960 रुपये खर्च किया। तो टोटल सीपी कितना हो गया नेहा के लिए? 5760 रुपये हो गया। अब बोल रहा है कि 1440 का लाभ नेहा को पाना है, तो वो लागत मूल्य से कितना में ज़्यादा में बेचेगी? तो आप देख सकते हो 1440 देख के पता चल रहा है ये 1/4 है 1440 आपका 5760 का, यानी मैं कह सकता हूँ 25% का प्रॉफिट वो पा रही है, तो उसको 25% ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड चलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। फिर से टाइम एंड वर्क पे ही क्वेश्चन बेस है, वेज है। सुरेश एक काम को अकेला करने में 20 दिन का समय लेता है, राजेश उसी काम को अकेला करने में 30 दिन का समय लेता है। पूरी काम करने के लिए 10,000 रुपये मिलता है। यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो सुरेश का संपूर्ण अवधि के लिए रुपए कितने मिलेंगे? तो डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे, ओरल सॉल्व करेंगे। 20 दिन 30 दिन, तो ये हो गया सुरेश और ये राजेश, यानी आपका मैं कह सकता हूँ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब सुरेश 3 काम कर रहा है और राजेश आपका 2 काम कर रहा है, और पैसे भी बटेंगे तो इसी अनुपात में बटेंगे, क्योंकि टोटल
दोनों दिन मिल के काम किया पूरा काम। तो बस 10,000 का अगर मैं बात करूँ तो 10,000 में आपसे पूछ रहा है किसका, सुरेश का हिस्सा, यानी 3/5। तो बस 3/5 मतलब यहाँ से क्या हो गया 2, यानी 3 2 6,000 रुपये मिलेंगे सुरेश को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखो। अब ये सेम टू सेम उसी पर आपका बेस क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था पाइप एंड किस्टन का। तो फिर से देख लो। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान दीजिएगा, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना ये भी क्वेश्चन आप गलत करके बैठ जाओगे। तो जैसे मैंने बताया बस वैसे ही करना, आपका ये भी बन जाएगा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट, और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिखेगा, क्योंकि 35, 52.5 और ये 17.5 है, तो एलसीएम लेने में थोड़ा तकलीफ होगा। हालांकि तकलीफ क्या है देख के पता चल रहा है। चलो हटाओ, बताना मुझे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखो। अब एक क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में ये आपसे पूछा गया था, जिसको हम बोलते हैं डेटा सफिशियंसी से क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था ना कि आपका ग्रुप डी में ऐसे ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं, केवल कुछ ही शिफ्ट में पूछे गए हैं, फिर अब भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अगर मैं ये बात करूँ तो ये आपका 10th का मैथ नहीं है, ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। 12th में आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन बाई चांस अगर आपके कभी लक अगर आपका खराब रहा तो आपसे बन गया, तो आप हो सकता है वहाँ पर आप आंसर नहीं दे पाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप इसको फिर आप सोचोगे कि मैं पढ़ूंगा मैट्रिक्स पूरा। फिलहाल क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एन का मान ज्ञात करें, ठीक है, एन का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहला कथन देखो, दूसरा कथन देखो, तीसरा कथन देखो। तो ये आपका है कि कौन सा कथन पर्याप्त होगा इसका आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले देखो एन आपको यहाँ दिख रहा है, तो पहला कथन तो कभी भी पर्याप्त नहीं होगा इसका आंसर देने के लिए, यानी ये वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर पहला कथन ये भी देखो, ये भी तीसरा कथन भी से भी आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको देखो, अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो आपका दिमाग तो इतना होगा ना कि आप चीज़ों को समझ सकते हो। कभी भी मुझे बताओ कि किसी भी एक चीज़ का यूज़ करके आप एन का वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ पर एन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी कुछ भी नहीं दिख रहा, तो कैसे आप बोल दोगे कथन 2 से आप यूज़ करके बता सकते हो एन का वैल्यू। तो आप समझे, ये आप डायरेक्ट देख के भी बता सकता है। कोई भी बंदा देख के अगर थोड़ा दिमाग का यूज़ कर ले तो आंसर बता देगा कि तीनों का यूज़ करके ही आप इसका आंसर बता सकते हो। बात समझ रहे हो। तो बस इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का रूल है, आप यहाँ पर नहीं उतना समझोगे तो भी चल जाएगा काम। मैं फिर भी हल्का बहुत बता देता हूँ, जिनको अगर जो लोग पढ़े होंगे तो उनको समझ आ जाएगा अचानक से। देखो ये आपका 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, और यहाँ पर आपको हिंट्स दे रखा है कि a प्लस बी को एडिशन किया गया, यानी दोनों मैट्रिक्स को एडिशन किया गया। तो एडिशन में दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, और ये बोल दिया कि ये O के बराबर है, और जहां पर आपको बोल दिया जहां O आपका 2/2 का एक शून्य मैट्रिक्स है, यानी शून्य मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, ये जीरो मैट्रिक्स है। यानी आप पहले दोनों को ऐड करोगे, कोरोस्पोंडिंग जो भी आपके एलिमेंट होंगे दोनों का दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी अगर मैं बता दूं n+1, 1 को 1 के साथ ऐड करोगे यानी 0 हो जाएगा, 0 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, यानी दोनों को ऐड करके भी मैंने बता दिया। इसको इक्वेट करोगे 0/0 मैट्रिक्स है 2/2 का, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा -1। तो तीनों का यूज़ करोगे तभी आप इसका आंसर बता पाओगे। फिलहाल आपको आंसर नहीं बताना था। चलिए, 2-3 चीज़ बेसिक है, अगर आपको मन में लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ लेना। एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ईजी है, नॉर्मल। यहाँ पर इसको ट्राई करो। फिर से आपका टाइम का क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को एक साथ 12 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए सी की तुलना में 2 गुना अधिक कुशल कर्मचारी है, तो अकेला ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। जल्दी से बताओ। ये सब क्वेश्चन में एकदम भी समय नहीं लगना चाहिए। ए प्लस बी ये 12 है, बी प्लस सी ये आपका 15 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क मेरा 60 हो गया। 60 मतलब ये दोनों मिलके 5 काम करेगा, ये दोनों मिलके 4 काम करेगा। क्वेश्चन में एक हिंट क्या दे रखा है आपको कि ए सी की तुलना में 2 गुना कुशल कर्मचारी है, यानी अगर सी 1 काम करेगा तो ये आपका 2 काम करेगा। यहाँ से तो आपको हिंट्स देख के ही पता चल गया, यानी आप कह सकते हो दोनों मिलके आपका 3 काम करेगा। अब देखो डेटा भी कितना आसान से दे रखा है। अब ऐसा मत करना, आपसे पूछा था एक कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो 60/2 कर दोगे तो आंसर बता दोगे 30, तो आंसर तो सही हो जाएगा। मगर कभी कभी आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा मिलाना भी पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यहाँ पर आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना ये चीज़ को कि ये सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए अगर 2 काम करेगा, सी आपका 1 काम करेगा, तो मिलके कितने काम करेंगे, 3 काम करेंगे। यहाँ पर देखो ए और बी का दिया, बी और सी का दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 2 बार बी का दे रखा है और ए और सी का दे रखा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। और आपको पता है ए और सी मिलकर अगर आपका 3 काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि 2b का काम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है।
तो इसका मतलब बी का काम 3 हो रहा है। अब वेरीफाई करके देख लो, 3 काम आपका अगर बी का है, 3 काम अगर बी का है तो ए का काम 2 है, यानी 3 2 5 सही है। यहाँ पर अगर 3 काम अगर ए का है और सी का काम ए का है तो 3 और 1 4 सही है, यानी ये सब कुछ होल्ड हो रहा है। यानी आपका ए का पूछा था तो 60/2 यानी 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वैसे चेक कर लेना एक बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथन की मासिक आय 50,000 रुपये, प्रत्येक वर्ष वो 30,000 की ईएमआई का जमा करता है। अपनी वार्षिक आय का कितना प्रतिशत वो ईएमआई में जमा करता है, ठीक है। अगर 50,000 रुपये उसका इनकम है और प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपये ईएमआई जमा कर रहा है, प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष में 12 महीना, तो 12 महीना मतलब आप समझ सकते हो, आप पहले निकाल लो कि वो साल में कितना कर रहा है, फिर अब मंथली में आपसे परसेंटेज पूछा है। तो 30,000 आप जानते हो, 30,000 क्या होता है 50,000 का 60% होता है, यानी एक साल में वो 60% आपका ईएमआई में दे रहा है। तो एक महीना का पूछा है, तो एक साल में 12 महीना, यानी मैं कह सकता हूँ 5% का रेट लग रहा होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है, संख्या 4000 के कितने गुणांक सही वर्ग है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि ये आपका जो नंबर है 4000, इसके टोटल आपके कितने फैक्टर होंगे जो कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ये इसका 4 एक फैक्टर जरूर होगा और 4 आपका क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसी तरीके से बताना है कि 4000 के टोटल ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, यहाँ पर आपसे पूछा है कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी आने वाले समय में मैं आपको नंबर सिस्टम का मैं क्वेश्चन सब कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको आने वाले समय में आपको जितने भी जिस भी तरीके से क्वेश्चन होते हैं वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो फैक्टर ऑड इवन क्या होते हैं, नंबर सिस्टम से मैं अभी पूरा व्यवस्था कर रहा हूँ, चीज़ों को कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत जल्द आपको वो भी करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन के लिए आप इतना समझो, नॉर्मली आपसे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूछ रहा है तो आप जानते हो पहले तो आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे आप करते हो। अब बच्चों की तरह मत करना कि एलसीएम लेने बैठ जाना, ठीक है। मैं देख रहा हूँ 4000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 गुना 200 लिख सकता हूँ, जिससे मुझे पता है 5 गुना 4 कितना होता है 20 होता है, यानी मैं 5 का 5 लिखूंगा और 2 के पावर में 2 लिखूंगा। 200 का मतलब क्या होता है 25 गुना 8, यानी 25 गुना 8 मतलब 2 के पावर में 3 हो गया, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया मेरा 2 के पावर में 5 गुना 5 के पावर में 3। यहाँ तक सबको क्लियर है अभी तक। अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछता कि कितने इसके गुणांक होंगे, केवल गुणांक, तो आप क्या करते n+1 करके मल्टीप्लाई कर देते, मगर यहां पर आपसे पूछा क्या परफेक्ट स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता क्या, अगर मेरा जो भी नंबर इस तरीका से पेयर बनाएगा, यानी क्योंकि यहां पर मेरा 2 ही नंबर आपका दिख रहा है 2 और 5, यही 2 प्राइम नंबर आपको दिख रहा है 2 और 5, तो यहां पर अगर जो भी नंबर मेरा अगर मेरा कोई पेयर बनाएगा 2/2 5/2, यही ना कहलाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझो, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये 25 का भी 25 इसका फैक्टर होगा, तो 25 आपका क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरीका से यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपका होता है क्या है कि जो भी मेरा अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो इसके मतलब पावर में आपका 2 मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिलहाल इतना समझना, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पर अगर मेरा 2 के पावर में 5 है और ये 5 के पावर में 3 है, तो आपको क्या करना है, केवल 2 ही नंबर है तो पहले 2 का पावर में देखो कितना है 5, तो 5 को 2 से भाग दे दो, यानी कितना आ गया 2.5 आ गया। यानी आपका इंटीजर केवल ले लो, यानी 2 केवल ले लो, यानी 2 के पावर में 2 हो गया, इनटू फिर यहाँ पर 5 का पावर में क्या है 3, तो 5 के पावर में 3 है तो 3 को भी 2 से भाग दे दो, क्योंकि 2 2 करके ही पेयर बनेगा ना, तो 2 से भाग देंगे तो ये क्या आ गया 1.5 आ गया। तो 1.5 मतलब 1 ही कंसिडर करेंगे, यानी 5 के पावर में 1 हो गया। अब बस जैसे आप जानते हो n+1 से मल्टीप्लाई करो, यानी n+1 यानी 2 + 1 3 और 1 + 1 2, यानी 3 गुना 2 6, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि टोटल 6 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर होंगे जो इसका फैक्टर होंगे। क्लियर। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन करना होता है, अगर से पीछे कॉन्सेप्ट में जाओगे तो कॉम्बिनेशन करना होता है। जब मैं आपको नंबर सिस्टम का, जब मैं आपको ये सब क्वेश्चन मतलब इस तरीके से जब बताऊंगा कि कैसे निकालते किस तरीके से निकालते, मैं वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको शेयर करूंगा, ठीक है। बट आपको करना पेपर में ऐसे ही है, ठीक है। वहाँ पर आप पेयर ढूंढने नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पर तो आप पेयर बहुत आसानी से ढूंढ सकते थे 6 का था, बट यही अगर बड़ा नंबर मिल जाता तब फिर आप पेयर ढूंढते ढूंढते कॉम्बिनेशन करते करते आपका समय लग जाता, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब ये आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखो आप। यहाँ पर बोला यदि पाई चार्ट में मतलब निम्नलिखित आंकड़े दर्ज किए गए हैं
तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रित कोण का माप ज्ञात कीजिए जो तीसरे सप्ताह को दर्शाता है। सबसे निकटतम विकल्प चुने। देखो यहाँ पर नॉर्मल क्या बोला, पहला सप्ताह, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक, ये टोटल 5 वीक आपको दिया हुआ है और पांचों वीक में जो कपड़ा सेल हो रहा है वो आपको डेटा दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये जो कपड़ा जो सेल हो रहा है, बोल रहा है कि जो आपका क्या बोला था, आंकड़े दर्ज किए गए हैं, तो उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी आपको केंद्र कोण बताना है तीसरे सप्ताह में जो कपड़ा सेल हुआ है, यानी जो थर्ड वीक जो आपका कपड़ा सेल हुआ है 1200, आपको ये बताना है कि ये कितना का आपका कोण बना रहा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चूंकि आपसे अगर कोण के टर्म में पूछ रहा है तो देख लो कि टोटल 5 सप्ताह में कितने कपड़े बिक्री हुए हैं, पांचों सप्ताह में टोटल देख लो कपड़ा कितना बिक्री हुआ है, और कोई भी कोण अगर मैं बात करूं टोटल कितना डिग्री, तो 360 डिग्री होता है, तो बस उसके साथ इक्वल कर लेना। अब आपसे वही पूछा था 1200 डिग्री का कितना कोण बन रहा है, तो पहले देख लो कि टोटल कितना कपड़ा बिक्री हुआ है। तो मैं ऐड करता हूँ, 0 का 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 9 10 18 20 20 29 29 4 33, 3 हो गया, 3 4 5, यानी टोटल जो कपड़ा बिक्री हुए हैं 5300 बिक्री हुए हैं। अब यही 5300 कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। आपसे पूछा था 1200 जो आपका सेल हुआ कपड़ा वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो एक कपड़ा सेल का डिग्री कितना होगा, तो 5300 से इसको भाग दे देंगे, यानी जो एक कपड़ा सेल होगा वो इतना डिग्री बनाएगा, 36/530। बात समझ रहे हो, यानी और सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 18 बटा क्या हो जाएगा, 26, 26 2 52 और 265 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी एक कपड़ा सेल का कितना एंगल बनेगा, 18/265 बनेगा। यहां तक सबको क्लियर है, मैं इसको हटाता हूं, 18/265, तो 18/265 एक कपड़ा सेल का, तो 1200 कपड़ा का कितना होगा, तो बस सॉल्व करो। अब आप 25 से काटो, 5 से काटो, जिससे काटना है मन में काटते जाओ। तो यहाँ पर मैं अगर आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो 5 से काट के देखते तो 5 यहाँ से हो जाएगा, 5 5 25 और ये 53 हो जाएगा। यहाँ से 5 से काट के देखेंगे तो 4 और 4 3, 4 और 3 ना, सॉरी 1200 है ना, तो 1200 को अगर मैं 5 से भाग दूँ 240 हो जाएगा, तो 240 हो गया। अब सॉल्व करो, और तो कुछ कटने से रहा नहीं क्योंकि नॉन इंटीजर आ चुका है। सॉल्व कर लो यहाँ से, ठीक है। तो 18 से को गुना कर लो, 0 18 चौके 72, 2 और 7, और फिर यहाँ पर 18 तो 36, 36 7 36 7 43, तो 4320 को 53 से डिवाइड कर दो। 4320 को अगर आप 53 से अगर आप डिवाइड करोगे या फिर ऑप्शन भी अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, 81.5 के नियर अबाउट आपका पहुंच जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपको केवल बताना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या बोला, एक एलिवेटर 7.5 मीटर प्रति मिनट की गति से खान के रास्ता के नीचे ओर जाती है। यदि यह जमीन से 35 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है तो इस उस खान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जो जमीन से 430 मीटर के नीचे है। क्वेश्चन समझो, यहाँ पर नॉर्मली कोई जमीन लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। एलिवेटर आप लोग देखे होंगे रेलवे स्टेशन में जो होता है एलिवेटर, तो वही बोल रहा है कि जमीन से वो 10 मीटर की ऊंचाई पर है ना, नहीं 35 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये 35 मीटर का ऊंचाई पर जमीन से एलिवेटर है, और आप जानते हो इसी तरीका से एलिवेटर रहता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है क्या कि इसे उस खान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जो जमीन से 430 मीटर के नीचे पर है। यानी जमीन से नीचे कितना आपको नीचे जाना है, 430 मीटर नीचे जाना है जमीन से, और स्पीड आपको दे रखा था एलिवेटर का 7.5 मीटर पर मिनट। तो बस आपसे क्या पूछा था, टाइम पूछा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस मेरा हो कितना जाएगा, जमीन से 35 मीटर ऊपर है और जमीन के नीचे कितना जाना है, 430 मीटर नीचे जाना है। यानी मैं कह सकता हूं 465 मीटर उस एलिवेटर को ट्रेवल करना है, और उसका स्पीड दे रखा है 7.5। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 62 मिनट आ जाएगा। यानी टोटल समय लगेगा 62 मिनट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर मिनट था, कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं थी, और मेरा मिनट में भी ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल। अब फिर से आपका टाइम एंड का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर बोला है जॉय किसी कार्य को 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा कर देता है। जैक उसी कार्य को 2/5 भाग को 9 दिन में पूरा कर देता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर देंगे। तो फिर से उसी तरीके से अगर 1/4 काम अगर वो 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, 40 दिन लेगा। अगर ये 2/5 भाग करने में अगर ये आपका 9 दिन ले रहा है तो पूरा काम करने में कितना लेगा, 45/2 लेगा। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा, वरना टेंशन वाली बात नहीं है। तो यानी आपको पता चल गया, मैं हटाता हूँ इसको, यानी जॉय के बारे में पता चल गया कि ये 40 दिन में काम कर रहा है, और जैक जो है
वो आपका 45/2 दिन में कार्य को ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पर मैं टोटल एलसीएम निकाल ले रहा हूँ। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 और 5 और यहाँ 8 और 5 यानी 72 गुना 5, यानी 72 गुना 5 के मैं मल्टीपल में रखता हूँ। तो 72 गुना 5 मेरा कितना 360 हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा काम करेगा 9 काम करेगा और ये मेरा कितना काम करेगा 360/45। तो ये मेरा 8 8 2 16 यानी ये 16 काम करेगा। अब आपसे पूछा था दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, यानी 360/25 हो जाएगा, क्योंकि मिला के दोनों 25 काम करेंगे। सॉल्व करो, कुछ कट रहा है तो काट दो, 5 से मैं कट रहा है ना, तो 5 से काटेंगे 5 बार में, और यहाँ पर 7 5 35, 35 और 1 2 72/5, 72/5 कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बोला, 1 और 600 के बीच में इकाई के स्थान पर अंक 6 वाले कितने पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यानी बोला 1 से लेकर 600 तक में ऐसे कितने नंबर है जिसका स्क्वायर में आपका यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। हमको पता है अगर कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर हो रहा है, अगर उसका यूनिट डिजिट में अगर 6 पूछ रहा है, तो वो नंबर का एंडिंग क्या होगा, या तो 4 पे होगा या तो 6 पे होगा, यही होगा। बात समझ रहे हो। तो बस आपसे 1 से लेकर 600 तक की बात कर रहा है, तो पहला नंबर तो 4 ही होगा, क्योंकि 4 का एंडिंग क्या होता है स्क्वायर 16, 16 मतलब यूनिट डिजिट 6 दिख गया। दूसरा नंबर 6 होगा। तीसरा नंबर कौन सा होगा 14 होगा, एक 16 होगा, और 16 के बाद क्योंकि 1 से लेकर 600 तक के अंदर बोला है, तो क्योंकि 16 का स्क्वायर 256, और एक आपका फिर से 24 हो जाएगा। बात समझ गए, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 हो जाता है, तो इसके भी आपका यूनिट डिजिट में 6 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 5 होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, यहाँ पर बोला एक 30 मीटर लंबवत पोल जमीन पर 20 मीटर लंबी परछाई बनाता है, वहीं उसी समय पर एक लंबवत भवन 60 मीटर लंबी परछाई बनाता है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई पोल है 30 मीटर का लंबा पोल है जो कि आपका 20 मीटर का परछाई बना रहा है। बात समझना, 30 मीटर का लंबा पोल अगर 20 मीटर का परछाई बना रहा है आपका, तो आप कह सकते हो कि इसका 1.5 गुना परछाई का पोल का लंबाई है। पोल का लंबाई उसके परछाई का 1.5 गुना है कि नहीं है। तो उसी समय बोल रहा है कि अगर लंबवत भवन 60 मीटर का परछाई बना रहा है, तो भवन का ऊंचाई बताओ। तो इसका मतलब ये भी आपका 1.5 गुना हाइट का ज़्यादा होगा लंबाई, यानी 60 का 1.5 गुना क्या हो जाएगा 90, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन आपको ओरली जेरली बनाते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक युग्म अविभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट आर द पेयर प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का पेयर पूछ रहा है, कौन सा इसमें प्राइम नंबर का पेयर है। प्राइम नंबर पेयर मतलब क्या हो गया, आप इसको समझ सकते हो, ट्विन प्राइम पूछ रहा है, ट्विन प्राइम। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन तो पहली काट दो, ये ऑप्शन पहली काट दो, यहाँ पर 19 और 31 ये भी प्राइम है, और 41 और 43 ये भी आपका प्राइम है। मगर आपसे पूछा क्या है प्राइम पेयर, जिसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम, यानी नेक्स्ट आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसके बीच में कोई आपका प्राइम नंबर नहीं आता, मगर यहाँ पर इसके बीच में और भी प्राइम नंबर आते हैं, तो ये आपका प्राइम पेयर नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, एक दुकानदार ने एक पतलून की जोड़ी को 13.5% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने पतलून की जोड़ी के लिए 400 रुपये भुगतान किया था, तो उन्हें कितने में बेचा है। यानी आपका बोला 13.5% का लॉस हो रहा है, तो कितने में बेचा है, यानी मतलब मैं कह सकता हूँ 86.5% में बेचा होगा, तभी तो 13.5% का लॉस हो रहा है। तो 400 का निकाल दो 86.5%, तो ये हो गया, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी 4 को गुना कर दो, तो गुना करो या फिर आधा करो, जैसा जो करना है। 5 चौके 20 और 2 हटा दो, 6 चौके 24 और 24 2 26 और 2 32 और 34 यानी 346। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे से घरेलू व्यवसाय में कुल बिक्री से पिछली तिमाही में 30,000 रुपये का लाभ अर्जित हुआ था, और वर्तमान तिमाही में लाभ में पिछली तिमाही से 15% की वृद्धि हुई है। तो इस तिमाही में होने वाला वास्तविक लाभ बताओ क्या होगा। यानी जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 30,000 रुपये का लाभ हुआ था, और इस महीना जो आपका लाभ हो रहा है वो 15% ज़्यादा हो रहा है पिछले वाले से, और इसका और आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपका इस महीना का मतलब इस क्वार्टर का पूछ रहा है। तो बताओ, तो इसका 15% निकाल लो। तो 15% अगर बात करें तो 10% कितना हो जाएगा 3,000 रुपये हो जाएगा, और 5% फिर आपका 1,500 हो जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 0 0 5 3 4 और 3 यानी 34,500, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो जहाँ समय लगता है क्वेश्चन में वहीं पर समय दिया करो, वरना हर क्वेश्चन में समय देने लगे तो फिर हो गया, क्योंकि पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जहाँ पर आपको समय देना पड़ता है 1 से 1.5 मिनट भी। तो यही होता है स्ट्रैटेजी, आप कुछ क्वेश्चन को ज़्यादा जलीली बना दो, फिर कुछ क्वेश्चन का जो समय बचा वहाँ पर आप दो। ठीक है,
चलो यहाँ पर बोला 8 वर्षों के लिए निवेशित राशि 775 पर 434 का ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर बताओ। तो कितना ब्याज मिल रहा है? 434 ब्याज मिल रहा है। तो चाहो तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो या फिर आप ब्रेक करके सॉल्व कर लो। 8 साल के लिए अगर 434 का ब्याज मिल रहा है तो 1 साल का कितना उसको ब्याज मिल रहा है? 8 पचे 40, 40 3 4 यानी 8 चौके 32 और 2/8 यानी 1/4 यानी 1/4 मेरा 0.25 हो जा रहा है ना। 32 मतलब 32 और 2/4 ठीक है, 1.25 यानी 54.25 इंटरेस्ट मिला है। तो 54.25 देख लो कितना परसेंट के बराबर है 775 का। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो गुना 100 से करेंगे तो इसका मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट को मैं यहाँ पे से कैंसिल कर दे रहा हूँ। 775 से काट लो, कितने बार में कट रहा है? ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो यहाँ से क्या से दिख रहा है मुझे? 5445 यानी 54 से 7 यानी 7 तो ऐसे ही चला जाएगा, यानी 7 ही परसेंट इसका दिख रहा है, क्योंकि 7 49 तक जाएगा। यानी इसका मेरा करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहां पर बोला निम्न में से कौन सी संख्या 10,000 से बड़ी और 10,000 के सबसे अधिक निकट 21, 25 और 30 से पूर्ण विभाज्य है। 10,000 है ना, हाँ 10,000 था। 10,000 से एकदम बड़ा होना चाहिए नंबर और 10,000 के एकदम क्लोजेस्ट होना चाहिए, जो नंबर आपका 21, 25 और 30 से डिवाइडेड हो जाए। तो यहाँ पर आपको बनाना नहीं है, यहाँ पर आपको ऑप्शन का हेल्प लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन का हेल्प लूंगा तो 10,000 का सबसे नियर नंबर कौन सा है? सबसे नियर नंबर 10,500 है। तो बस इसी को चेक करो, अब इसमें टूट पड़ो जो भी आपको लग रहा है। यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी देख सकते हो, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखोगे तो सबसे पहले ये नंबर तो ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ पर देखोगे 30, तो 30 इसको भाग कर देगा, तो जी हाँ कर सकता है। 30 इसको डिवाइड कर सकता है, 25 भी इसको डिवाइड कर देगा, क्योंकि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग देखते हैं नॉर्मली। यहाँ पर ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 100 के मल्टीपल में तो ये भी जाएगा 21, 21 मतलब 7 आपका 105 को 15 में काट दे रहा है, यानी ये भी हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखना डिवाइड है, तो 3 से 7 यानी -4 और 2 8, -8 हो गया और ये 15 यानी 23 हो गया, और ये 25 यानी 2 हो गया पॉजिटिव में, 2 भी इसको भाग देगा तो 10 बच जाएगा। नेक्स्ट इसका वर्गमूल बताओ। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये सब तो मैक्सिमम शिफ्टों में पूछा गया था। तो वर्गमूल स्क्वायर रूट बताओ जल्दी से, ये किसका स्क्वायर रूट है? तो देखो a² - b² के फॉर्म में, यानी 5 3 8 और 7 5 12, और एक आपका 13 से 5 जाएगा 8 हो गया, और 6 से 5 जाएगा 1 18 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इसको ऐसे नहीं करना है कि आपको इसको पहले गुना करोगे फिर देखोगे कि किसका स्क्वायर है। ठीक है, स्मार्टनेस थोड़ा सा लगाओ। यहाँ पर आप चूंकि देख लोगे तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि गुना भी करेंगे तो ये क्या हो गया 6 होगा, तो ये आपका क्या होगा 64 होगा ना, 64 यानी यूनिट डिजिट में 4 होगा। यूनिट डिजिट में 4 होगा तो मतलब ये किसी का भी हो सकता है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो देख लो छोड़ दो, 128 मतलब क्या होता है 64 गुना 2 होता है। अब ये 2 को अगर मैं वहां भेज दूं तो 18 गुना 2 36, यहाँ पर 64 और यहाँ पर 36 है। तो देखो ना, ये 6 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, यानी 8 गुना 6 48, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या पूछा? मृणाल और युक्ता एक साथ 6 दिन में दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर सकती है। अलग अलग काम करते हुए जितना समय युक्ता को आधी दीवार को पेंट करने में लगता है, उसका 3 गुना समय मृणाल को लगता है। युक्ता अकेले कितने दिनों में पूरी दीवार को पेंट कर सकती है? फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये हो गया मृणाल और ये हो गया युक्ता। आधा दीवार को पेंट करने में कितना समय लग रहा है? 6 दिन का समय लग रहा है, यानी पूरा दीवार को पेंट करने में 12 दिन का समय लगेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन में हिंट्स क्या दिया हुआ है कि अलग अलग काम करते हुए जितना समय युक्ता को आधा दीवार को पेंट करने में लगता है, उसका 3 गुना समय मृणाल को लगता है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर आधा आधा बोल रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों का काम सेम है, दोनों का काम सेम है और दोनों को कंपेयर किया गया है। तो बोला गया है कि आपका युक्ता को आपका क्या है, युक्ता को जितना समय लग रहा है उसका 3 गुना ज़्यादा समय आपका मृणाल को लग रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ उल्टा, यानी अगर आपका युक्ता को 1 दिन लग रहा तो मृणाल को 3 दिन लग रहा। तो इसका मतलब आप समझ गए, यानी अगर मृणाल 1 काम करेगी तो युक्ता आपका 3 काम करेगी। यहाँ से यही तो पता चल रहा है। अब आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, तो ये लोग आपका इफिशियंसी निकल के आ गया। यानी मृणाल 1 काम करेगी और युक्ता 3 काम करेगी, यानी 3 और 1 4, यानी 12 गुना 4 48 आपका टोटल काम हो गया। आपसे क्वेश्चन ने पूछा युक्ता के द्वारा कितने दिनों में काम खत्म होगा, तो युक्ता 3 काम करेगी तो 48 काम करने में 16 दिन। करेक्ट आंसर डी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि 132 मीटर रिबन की खरीद पर 24,65 पैसे खर्च किए जाते हैं तो 1 मीटर रिबन का मूल्य क्या होगा? दशमलव के 2 अंकों तक पूर्ण अंकों में बताना है। नॉर्मल है ये भी, यानी आपसे बोल रहे 132 मीटर का जो खर्च है वो आपका 2465.82 पैसे है, तो 1 मीटर का बताना है, यानी 132 से भाग दे दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेना या फिर ऑप्शन का हेल्प ले लेना, आपको खुद पता चलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सामने है, इसको भी ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, ₹1000 का निवेश ब्याज की 30% वार्षिक दर पर किया जाता है, लेकिन ब्याज प्रत्येक 4 माह में चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हो तो 1 वर्ष में राशि कितने प्राप्त होंगे? ये आपसे क्वेश्चन है पूछ रहा है, यानी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल है, आपको 1000 रुपये दे रखा है, आपको रेट भी दे रखा है, 30% का रेट है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 साल में ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है ब्याज के साथ। और चूंकि कंडीशन क्या बोल रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आप उसको काउंट करोगे वो आपका कंपाउंडेड आपका क्वार्टरली होना चाहिए, यानी आपका हर 4 महीने में आपका ये काउंट होना चाहिए ब्याज। तो आप समझ सकते हो, हर 4 महीने में अगर आप काउंट करोगे तो 1 साल में कितना बनेगा? टोटल 3 बनेगा। हम लोग जानते हैं नॉर्मली अगर आपको हाफ ईयरली करना हो तो क्या करते हो, रेट को आधा करते हो, समय को डबल करते हो। तो यहाँ पर भी अगर हर 4 महीने में होगा तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, रेट को आपका आधा करेंगे और टाइम को 3 टाइम्स करेंगे, यानी जो मेरा नया रेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 10% का रेट बन जाएगा। और समय कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए हो जाएगा, यानी आपका 10% का रेट से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, वही मेरा हो जाएगा यहाँ पास। तो हम लोग जानते हैं 10% का रेट से अगर 3 साल के लिए अगर हम लोग काउंट करेंगे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा मेरा, 33.1% हो जाएगा। देखो ये सब नॉर्मल सा चीज़ है, ये सब बहुत पॉपुलर आपका रेट है, तो ये सब डायरेक्ट से आपको पता होना चाहिए। तो यानी टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 33.1%। तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब इसका निकाल लो। आपको यहाँ पर अमाउंट पूछा है तो कितना हो जाएगा, 331 रुपया ब्याज हो जाएगा और प्रिंसिपल था 1000 रुपया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। और हालांकि बात करेंगे ऑप्शन भी, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो ऑप्शन देख के बता सकते थे कि क्या इसका आंसर होता। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का ये भी सेट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और यहाँ पर मैं फिर से एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, आप डिफरेंट क्वेश्चन देखोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद आएगा। अगर वही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे जो आप हर बार कर रहे हो तो वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस पेपर सॉल्व करो और डिफरेंट क्वेश्चन को डील करना सीखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस बार बार कर रहे हो जो आप कर रहे हो बार बार, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रख सकूं। और यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन करो। सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।